दिखाना बेटा मैं कैसा लग रहा हूँ एक बार ओवीएस पे। अभी रुकना बेटा है ना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। सब लोग आ जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे, फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। विशाल पांडे जी हैं, देव हैं। विशाल जी नमस्ते। देव हैं, देव वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित चौरसिया जी हैं, अंकित जी गुड मॉर्निंग। प्राची सैनी जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, गोविंद कुमार जी हैं, जेपी जी हैं, पूजा जी हैं, राजदीप जी हैं, रिंकू जी हैं, सोमव्रत हैं। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत तेज़ी से आप सभी के नाम चल रहे हैं। पहले आप सभी लोग क्लास में आ जाइएगा, उसके बाद फिर हम क्लास पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, है ना। सब लोग क्लास में आ जाइए अच्छे से। जितने भी साथी हैं, आप सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, सभी का। ओके। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। जय भीम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तो आप लोगों के कमेंट देख भी नहीं पा रहा, इतनी तेजी से कमेंट चल रहे हैं भाई कि कमेंट दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप में से कुछ लोगों के नाम लेने की। अच्छा, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ किसी भी कारणवश, क्योंकि नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं और मैं इसी बात पे बुरा मान जाऊं, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना। प्रतिभा जी हैं, विवाह है, कपिल हैं, जीपी कुमार जी हैं, मृत्युंजय हैं, मनीषा हैं, बबीता जी हैं, ज्योति जी हैं, पूनम जी हैं, सार्थक हैं, सत्यम हैं, अंकुर हैं, विनीत हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
ठीक है, वंशिका हैं, निरंजन जी हैं, राघव शुक्ला हैं, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। और हम लोग ठीक है बातचीत कर रहे थे बहुमत के प्रकारों के बारे में, है ना। हमारी जो बातचीत चल रही थी, हमारी बातचीत भैया जी किस पर थी? हम बहुमत के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। बहुमत के प्रकार, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, बहुमत के प्रकारों के बारे में बातचीत कर रहे थे। और बहुमत के इस प्रकार में ठीक है हमने बताया कि बेसिकली 3 प्रकार की मेजॉरिटी हैं। संसद में जो विभिन्न विधेयक या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद से यदि हटाना हो, ठीक है, तो उसमें कुछ हमें विशेष प्रकार के नंबर्स की आवश्यकता होती है, और वो जो नंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था बहुमत के प्रकार में सबसे पहले भैया जी हमने देखा जनरल मेजॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, ठीक है, नंबर फर्स्ट। साधारण बहुमत बोले तो बच्चे जनरल मेजॉरिटी। जनरल मेजॉरिटी, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। और तीसरा हो गया भैया जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत, स्पेसिफिक मेजॉरिटी। विशेष बहुमत, ठीक है, और इसको बोलेंगे स्पेसिफिक मेजॉरिटी। मेजॉरिटी, स्पेसिफिक मेजॉरिटी। अब ये जो विशेष बहुमत है ना, ये विशेष बहुमत भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजॉरिटी, दूसरा होता है सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजॉरिटी, और तीसरा होता है थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में यदि मैं बताऊं, क्योंकि कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप अंग्रेजी में, ठीक है, तो मैं हिंदी में बता देता हूं। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है ना। द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है, प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरा हो गया जी द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत, और तीसरा हो गया जी तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुमत के ये 3 प्रकार होते हैं। चलिए, आप सभी लोग आ गए? अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी आप कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। घर पे सब लोग अच्छे हैं बेटा? सब लोग बढ़िया हैं? जी हाँ। अब देखिए, 2 बहुमत हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने साधारण बहुमत भी डिस्कस कर लिया था, और हमने प्रभावी बहुमत भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फिर से साधारण बहुमत के बारे में बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन है विषय वस्तु। और हाँ, एक और बात, आप सब लोगों से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ठीक है वीरेंद्र कुमार जी, मैंने आपका कमेंट देखिए, ठीक है, देख लिया, ओके जी, ठीक है, राधे राधे, ओके जी। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप इसे मानेंगे? ठीक है, मेरा इतना छोटा सा निवेदन है आपसे, ठीक है, प्लीज इस पर आप लोग गौर करिएगा। एक सेकंड रुकिए। मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और प्लीज आप इसको ठीक है मानिएगा, और क्योंकि आपको ये माननी चाहिए। मेरे हृदय से एक भावुक अपील है आप सभी से, और वो ये कि मैं जब भी कभी भी कोई भी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, वो आप ही के बैच की बात नहीं है, या फिर वो पीसीएस के बैच की बात हो, या फिर आपके बैच की बात हो, या फिर
ठीक है, किसी भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप क्लास की शुरुआत में अभिवादन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अभिवादन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें, ठीक है, ये सीखने को मिला है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अभिवादन करते हैं। लेकिन वो अभिवादन हम कैसा करते हैं? ठीक है, हम हाथ जोड़ते हैं, अपना सर झुकाते हैं और हम नमस्ते बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं या प्रणाम बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, ऐसा ही तो हमें सिखाया है। हमारे मम्मी पापा ने हमें गुड मॉर्निंग कहना नहीं सिखाया। ये तो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर एक थोपी गई संस्कृति है। और पता है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम बहुत महान थे। हमारी संस्कृति, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, वो अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ रही अगर आप प्राचीन काल की बात करें। जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आए तो शासन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, यदि आपको किसी को गुलाम बनाना है, किसी के ऊपर शासन करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उसे ये बताएं, आप उसे ये एहसास कराएं कि हम तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ज़्यादा योग्य हैं। तो इसलिए अंग्रेज एक थ्योरी लेकर आए जिसको बोलते हैं वाइट मैन वर्डनशिप थ्योरी, श्वेत व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत। अंग्रेज बोलते हैं कि हम यहाँ पर आना थोड़ी नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे सपेरों और बंजारों के शहर में, बंजारों के देश में हम नहीं आना चाहते थे। ठीक है, आप असभ्य हैं, आप बर्बर हैं। और हम तो वहाँ पे यूरोप में बहुत मॉडर्न लाइफ जी रहे थे। वो तो हमें गॉड का आदेश हुआ और उन्होंने कहा कि पूर्व में एक ऐसा भी देश है लेकिन जो अभी बहुत पिछड़ा है, जाओ और उन लोगों का आधुनिकीकरण करो, उनका भला करो। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज अपने खान पान की आदतों से, अपने पहनावे से, अपनी बोलचाल से हमें हर पल ये महसूस कराते थे कि वो हमसे ज़्यादा योग्य है, श्रेष्ठ है, जबकि कहानी कुछ और थी। और उन्होंने एक थ्योरी हमारे ऊपर थोप दी कि व्हाइट मैन वर्डनशिप थ्योरी। और हम कहीं ना कहीं उनके द्वारा, ठीक है, जो संस्कृति थी उनकी, हम उसको अपनाने लगे। ठीक है, हम उनके जैसा खाना खाने लगे, हम उनके जैसा बोलने लगे, हम उनके जैसे कपड़े पहनने लगे। हमारे कपड़े ऐसे थोड़ी नहीं होते थे। ठीक है, अब उसका शिकार आप भी हैं, मैं भी हूं, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ठीक है, जिन चीज़ों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, वो परिवर्तन हमें करना चाहिए। और वो ये है कि हमें गुड मॉर्निंग बोलना बंद कर देना चाहिए। हमारे अपने शब्द, ठीक है, जिसमें कितनी भावुकता है, जिसमें कितना सम्मान झलकता है कि जी नमस्ते, ठीक है, सर झुका के, जय श्री राम, राम राम, जी प्रणाम, तो हम उनका यूज करेंगे। तो जब भी मैं कभी कल से क्लास में आऊँगा, ठीक है, तो आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, और हम आज भी अंग्रेजों को ये एहसास करा रहे हैं कि भाई वास्तव में आप श्रेष्ठ थे। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना जानता है वो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि हमसे ऊंचा रह जाए, हमसे, ठीक है, बड़ा हो जाए। बड़ा स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि हम अंग्रेजी बोलने वालों को बड़े अच्छी नज़रों से देखते हैं। हम, ठीक है, कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है तो हम समझ लेते हैं कि भाई इसके पास बहुत ज्ञान है, ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, और उसको स्वाभाविक सम्मान देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो, आइए, तो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले साधारण बहुमत के बारे में। साधारण बहुमत, ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है साधारण बहुमत। तो मैंने आपको बताया था, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन। फिफ्टी परसेंट प्लस वन। ठीक है, तो ये भैया जी क्या है, डेट इज साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन। कल हमने समझा था इसको। ठीक है, और इसके माध्यम से कौन कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं? तो इसके माध्यम से भैया जी साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक हो वह इसी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है बच्चे। ठीक है, दूसरा धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक भी इसी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी, हम धन विधेयक को भी इसी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जो हमारा धन विधेयक होता है बाबू। ठीक है, तीसरा हम बात करें, इसको बोलेंगे मनी बिल।
तीसरा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक को भी हम इसी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वित्त विधेयक को। ठीक है, चौथा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, विनियोग विधेयक को भी हम इसी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ना। चौथा किसी भी नए राज्य का निर्माण या पुराने राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, किसी नए राज्य का निर्माण, किसी नए राज्य का निर्माण। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर थोड़ा सा जो ना आप क्रम में थोड़ा सा चलिए इस तरह से, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैं कोई नोट्स या कॉपी लेकर नहीं आता किसी भी तरह की, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब मेरे मस्तिष्क में होता है। तो जब भी मुझे लगता है कि इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो मैं वहाँ से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। आप इस बात को प्लीज़ समझिएगा, है ना। और आप जब मेरे साथ क्लास करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे इस बात को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। पढ़ाई ऐसी ही होती है। देखिए, जब कभी भी मम्मी पापा घर पे बोलते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, तो जब वो आपको समझा रहे होते हैं, आपको कोई नई शिक्षा दे रहे होते हैं, आपको वो कोई नई बात बता रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो यूनिफॉर्म वे में बोलते चले जाए। कई बार वो बातों को, ठीक है, बीच में रोककर किसी पुरानी बात से भी कनेक्ट करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? इसी को कहते हैं समझाना। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आया हूँ, रटवाने के लिए नहीं। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, ये बात आप समझना। ठीक है, तो किसी नए राज्य का निर्माण, किसी भी नए राज्य का निर्माण, और ठीक है ना, सीमा, किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव, सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव। संबंधित विधेयक, कोई भी बच्चे, कोई भी विधेयक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? बोलो भैया जी, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी को, कोई किसी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इशू तो नहीं है? स्वाभाविक है कि आप सभी मेरे छोटे बहन भाई हैं और किसी को किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होगा। ये हमने साधारण विधेयक देखा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रभावी बहुमत के बारे में, इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना। दूसरे नंबर पे हम इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत के बारे में बातचीत करेंगे। बस मैं ऐसा करूंगा बच्चे कि हर बार जब भी मैं क्लास लेने आऊंगा, तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, उसका मैं रिवीजन करूंगा। और आप मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस करना कि सुबह 10 बजे का टाइम है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री टाइम होता है। ये कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि जहाँ पर आप कोई काम कर रहे हो, ये फ्री टाइम है। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस समय आप क्लास लाइव लें, इस क्लास को डेली लें, लाइव लें, क्योंकि हर एक अगली क्लास में मैं पुरानी क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। तो प्रभावी बहुमत, आप लोग बोलेंगे भैया क्या होता है प्रभावी बहुमत? तो प्रभावी बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, माइनस रिक्तियों का बहुमत, रिक्तियों का बहुमत, इसको हम प्रभावी बहुमत कहते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से, देखिए, संसद, इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। इसके माध्यम से कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है इसके माध्यम से, हटाया जाता है। अब इसके माध्यम से भैया जो 7 पदाधिकारी हटाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर अगर आप लोकसभा में चले, तो लोकसभा में 2 पदाधिकारी हो गए। बताइए कौन कौन से? तो एक तो लोकसभा का स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर, तो एक तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, और दूसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, एक अध्यक्ष हुए लोकसभा के, और दूसरे कौन से हुए? दूसरे उपाध्यक्ष हुए। तो 2 हो गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में। ठीक है, वहीं आप राज्यसभा में चलेंगे। जब आप राज्यसभा में चलेंगे बाबू,
तो राज्यसभा के जो 22 चेयरपर्सन हैं, जो 22 चेयरमैन हैं, चेयरमैन नहीं 22 चेयरमैन, तो राज्यसभा में कौन हो गए? उपसभापति हो गए, उपसभापति राज्यसभा में। और इसके बाद फिर जो राज्यों की विधानसभा है और राज्यों का विधान परिषद, इन दोनों से इनके दो दो पदाधिकारी, मतलब इनके दो दो ऑफिसर्स, विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी, विधान परिषद से भी, इन दोनों के दो दो ऑफिसर्स। तो अगर हम विधानसभा के ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के बच्चे, ठीक है भैया जी। और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और उपसभापति। और उपसभापति। तो ये है देखिए पूरा सिनेरियो, प्रभावी बहुमत। ठीक है, क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आज हम चलते हैं जो विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत हम बताने जा रहे हैं, उस विशिष्ट बहुमत पर हम चलते हैं। और अभी भी जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो एक बार इस क्लास को दोबारा से देखना, ठीक है, तो फिर आप कल से गुड मॉर्निंग बोलना बंद कर देंगे। ठीक है, आइए बेटा, रिक्तियों का बहुमत क्या होता है ये कल मैंने समझाया था। जितनी भी रिक्तियां होती हैं उस सदन में, जितनी भी वैकेंसियां होती हैं उस सदन में, जैसे मान के चलिए कि कोई एक इलेक्शन ऐसा हुआ जो रद्द हो गया, किसी एक सदस्य का, दो सदस्य का निर्वाचन रद्द हो गया, ठीक है, वो अयोग्य पाया गया उस पद के लिए, उसका निर्वाचन रद्द हो गया, ठीक है, दो लोगों का निर्वाचन रद्द हुआ तो वहां पर दो वैकेंसी हो गई। कोई दो लोग जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, बहुत बुढ़ाऊ थे, चला भी नहीं जा रहा था, है ना, हार्ट के पेशेंट थे, तो भैया उनकी मृत्यु हो गई, तो वो दो वैकेंसियां हो गई, चार हो गया। एक ने त्यागपत्र दे दिया, हालांकि इतने बेशर्म होते हैं बेटा राजनेता कि ये कभी त्यागपत्र देते नहीं है, इनके ऊपर चाहे कितने भी आरोप लग जाए ये त्यागपत्र नहीं देते, लेकिन फिर भी मान लो कि हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि अब वो आदर्श राजनेता नहीं बने, पहले जैसे होते थे। पहले के राजनेता आप देखिए, अगर करप्शन का आरोप लगा तो त्यागपत्र दे देते थे, ये आज वाले नहीं देते। तो एक त्यागपत्र, ठीक है, तो टोटल 5 लोग ऐसे थे, ठीक है, जिनको हम वैकेंसी के तौर पर चुनेंगे, क्योंकि वो अब उस समय सदन में नहीं है, उनकी सीट खाली है सदन में, तो 5 वैकेंसी हो गई। ये मैंने आपको कल बताया था, एक बार कल का लेक्चर प्लीज जरूर देखना। और ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज, ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ एक बड़े भाई होने के नाते, कि जब भी अगला लेक्चर आप देखें कोई भी मेरा, और आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख कर आओ, है ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं और मैं चाह कर भी समय की वजह से उसका उत्तर नहीं दे पाता तो मुझे बड़ा दुख होता है उसका। अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत के बारे में, ठीक है, इसको हम समझते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत को हम लोग बोलेंगे क्या भैया जी, ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी भी आप बोलते हैं इसको, विशिष्ट बहुमत भी बोल देते हैं इसको, विशेष बहुमत भी बोल देते हैं, स्पेशल या स्पेसिफिक मेजोरिटी, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इसमें प्रथम प्रकार लेकर चलेंगे कि भाई प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत क्या है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत लेकर चलते हैं। अब प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत क्या बोलता है पहले मैं लिख देता हूं। तो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत बोलता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ध्यान रखना, क्या बोलता है बच्चे, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, वालों का 2/3, ये बोलता है बच्चे। ठीक है, प्रथम प्रकार का जो विशेष बहुमत है वह बोलता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अब हम वही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे जो कल लेकर चले थे। तो कल वाले एग्जाम्पल को जब हम देखते हैं, और हम यहां पर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप। तो अब आप बताइए राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है। आंकड़ा वही होगा हमारा जो कल वाला चल रहा था, हम उसी आंकड़े को लेकर चलेंगे। तो राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या भैया जी कितनी है, तो राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 है। अब मैंने 245 में से कितने उपस्थित माने थे बच्चे, ठीक है, 230 माने थे। देखो मुझे आज भी याद है 230 मैंने उपस्थित माने थे, लेकिन हर एक व्यक्ति जो उपस्थित हो वो जरूरी नहीं कि मतदान करे, ये भी मैंने बताया था। हर एक वो व्यक्ति जो प्रेजेंट है सदन में, दैट इज नॉट नेसेसरी टू वोट, ठीक है, ये कोई उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है।
ठीक है, तो मतदान मान के चलिए कि मतदान किया 220 लोगों ने, 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट करने से इनकार कर दिया, लेकिन 220 लोगों ने वोट किया। तो अगर कोई भी विधेयक, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो विशेष बहुमत से पारित होना है, तो वो भैया जी कैसे पारित होगा? मतदान कितने लोगों ने किया? 220 लोगों ने, और 220 का 2/3। देखिए 220 का 2/3, मैं एक बार कैलकुलेटर करता हूं। देखो मेरा गणित कमजोर है, मैं स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, तभी मैं एसएससी जैसे फील्ड में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर गणित बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है, तो 220 गुणा 2 भागे 3, ये हो गया 146.6। कितना हुआ? 146.6 मान के चलिए, ये हुआ बच्चे। तो अगर कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से पारित होना है, जो प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से पारित होना है, और हम संख्या वही लेकर चले हैं कि मतदान कितने लोगों ने किया? 220 ने, तो यहां पर भैया जी हमें कितनी वोटिंग की आवश्यकता होगी? कितने वोट हमें चाहिए भैया? यहां पर हमें चाहिए 146.6। तो आप ये कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये 10.6 का क्या करेंगे, हम 0.6 का क्या करेंगे? भाई 140 तो हमें पता है, लेकिन हम जो 0.6 है इसको क्या मानेंगे, इसको हम कैसे लेकर चलेंगे? तो मैं यहां पर बता देता हूं, ध्यान रखना। आप लिखेंगे नोट, और नोट में आप इसे लिखेंगे, नोट करके नोट में लिखेंगे, ऐसे नोट बनाएंगे और नोट करके लिखेंगे। अगर मान के चलिए कि ऐसे कभी भी आप करते हैं, बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप कभी भी करते हैं, जैसे आपने 2/3 किया या 1/2 किया, कुछ भी आपने किया, अगर 0.1 यहां पर लिख देता हूं बच्चे, अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4 और 0.5 तक, 0.5 तक अगर कोई भी वैल्यू आती है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नो एडिशन, नो एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए कि ये संख्या आती 146.4, तो ये भैया जी लास्ट में कितना माना जाता? केवल 146 माना जाता, 146 माना जाता लास्ट में, केवल 146। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 अगर ये आती है, अब आप समझ गए? ठीक है, अगर ये वैल्यू बेटा पॉइंट के बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 आती है, आप समझ गए क्या करना होगा? आप करेंगे इसमें +1 एडिशन। क्या करेंगे बच्चे? इसमें +1 एडिशन। अब इसी का मैं एग्जांपल देता हूं, इसी को ले लेता हूं मैं कि 146.6 आया, तो अगर 146.6 आया तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 147। तो इस केस में आपको कितने वोटिंग की आवश्यकता होगी? 147। ठीक है, 147 वोटिंग की आवश्यकता होगी, 147 वोट आपको चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ढेर सारा प्यार आप सभी को बच्चों, ढेर सारा। इतने, ठीक है, इतने दिल और इमोजी मत भेजो मेरे भाई, ठीक है, मैं तुम लोगों के इस दिल के भार को सहन नहीं कर पाऊंगा। आइए तो यहां पर देखेंगे। अब तो ये हो गया, अब हम बात करेंगे सर, ये जो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत है, प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत से हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी है, जो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है? तो हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके अनुप्रयोग के बारे में कि कहां पर हम इसका यूज करते हैं। अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं अभी। अब आप कहेंगे कि सर देखिए नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, आप पीछे से कनेक्ट करते हैं, तो बेटा मैंने इसका जवाब दे दिया कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं। ठीक है मुन्ना, मैं करूंगा, ठीक है, इसका प्रयोग। और आप लोग जब नोट्स बनाए ना, तो उसमें आप ये ध्यान रखना मेरे विषय में कि आप 5-6 लाइन छोड़कर चलें। और नोट्स कैसे बनाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स आपको बनानी चाहिए, मैं जरूर डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। तो जैसे साधारण बहुमत के अनुप्रयोग क्या थे बताइए, साधारण बहुमत के एप्लीकेशन क्या थे मुझे बताइए बच्चे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साधारण बहुमत? तो साधारण बहुमत का प्रयोग कहां पर होता है? आप कहेंगे साधारण बहुमत का प्रयोग यहां पर होता है। ओ माफ कीजिएगा, देखिए साधारण बहुमत का प्रयोग कहां पर होता है बाबू? साधारण बहुमत का प्रयोग यहां पर होता है। ठीक है, कहां पर? साधारण विधेयक में, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, विनियोग विधेयक में, किसी भी नए राज्य के निर्माण, किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन से संबंधित किसी भी विधेयक में। ऐसे ही प्रभावी बहुमत, अगर मैं लिखूं कि प्रभावी बहुमत का अनुप्रयोग कहां पर होता है, प्रभावी बहुमत का एप्लीकेशन कहां पर है बच्चे? एप्लीकेशन कहां पर है? तो आप कहेंगे
कि प्रभावी बहुमत का जो एप्लीकेशन होता है वह कुल 7 पदाधिकारियों को हटाने के संदर्भ में होता है। हम संसद के और राज्यों के विधानमंडल के टोटल 7 पदाधिकारियों को हम इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाते हैं, प्रभावी बहुमत से हटाते हैं। ठीक है, और जब हम इनको सीखेंगे कि कैसे हटाते हैं तो वहां पर मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल से। तो ये बात भी हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम इसके बारे में विशेष बहुमत के अनुप्रयोग देखेंगे, विशेष बहुमत के एप्लीकेशन देखेंगे। हम विशेष बहुमत का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो विशेष बहुमत का सबसे पहला प्रयोग होता है अगर आपको मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करना हो। ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, मौलिक अधिकार में संशोधन करना है आपको, आप इसी का प्रयोग करेंगे। नंबर फर्स्ट बेटा, ठीक है। यदि आपको सेकंड मैं बात करता हूं मुन्ना, नंबर 2 मौलिक अधिकारों में संशोधन प्लस अगर आपको डीपीएसपी में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आपको राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, नीति के निर्देशक तत्वों में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करना है, ठीक है, आप इसका प्रयोग करेंगे, प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। नंबर थर्ड बच्चे, नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरे नंबर पे हम समझेंगे कि यदि आपको आर्टिकल 249 से संबंधित प्रस्ताव लाना है, 249 से संबंधित प्रस्ताव यदि आपको लाना है, 249 से संबंधित प्रस्ताव लाना है यदि आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया जी? प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। यदि आपको आर्टिकल 249 से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन लाना है, 249 से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव लाना है, ठीक है, 249 से संबंधित प्रस्ताव को लाए जाने पर अब आपका बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न होगा कि सर ये आर्टिकल 249 क्या होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे यदि आपको मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 312 से संबंधित कोई भी प्रस्ताव लाना है, आर्टिकल 312, 249, 312, 312 से संबंधित यदि कोई भी प्रस्ताव लाना है, संबंधित प्रस्ताव लाना है, तो स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है कि 312 से संबंधित प्रस्ताव को अगर आप लाएंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर आते हैं हम कि आर्टिकल 249 क्या है, ठीक है, 249 क्या है, 312 क्या है। तो देखिए 249, ठीक है, अब आप यहां पर लिखेंगे आर्टिकल 249 जो है, आर्टिकल 249 में है यदि बच्चे राज्यसभा, ये ध्यान रखना, राज्यसभा किसी भी, अच्छा सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। मैं ये बता देता हूं कि ये आर्टिकल 249 से संबंधित प्रस्ताव जो है, ये 249 से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर लाया जाएगा? राज्यसभा में सर्वप्रथम। और राज्यसभा से ये उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पारित हो जाने के बाद फिर लोकसभा में लाया जाएगा। हमारे संविधान में केवल 2 ही प्रस्ताव ऐसे हैं, एक 249 से संबंधित प्रस्ताव और एक 312 से संबंधित प्रस्ताव जो राज्यसभा में सर्वप्रथम लाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो राज्यसभा में सर्वप्रथम लाए जाते हैं, से सभी प्रस्तावों को आप या तो लोकसभा में लाते हैं सबसे पहले, या फिर दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं शेष प्रस्तावों को। लेकिन यही केवल 2 प्रस्ताव हैं हमारे संविधान में जिनको आप राज्यसभा में सबसे पहले लाते हैं। एक तो 249 से संबंधित प्रस्ताव, एक 249 से संबंधित प्रस्ताव और दूसरा 312 से संबंधित प्रस्ताव। ठीक है बच्चे, कौन सा? 312। तो ध्यान रखना, 249 से संबंधित प्रस्ताव आप राज्यसभा में सबसे पहले लाएंगे और 312 से संबंधित प्रस्ताव को भी आप राज्यसभा में सबसे पहले लेकर आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब 249 क्या है? तो 249 को आप समझ लीजिए। यदि बेटा संसद राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है कि संसद, यदि संसद ने क्या किया बच्चे कि राज्य सूची के किसी भी विषय को, मैं 249 के बारे में बात कर रहा हूं, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, बोल दे कि ये राष्ट्र महत्व का विषय है, विषय है, ठीक है। और स्पेशली यहां पर, ठीक है, देयर इज, आप राज्यसभा लिखेंगे, ठीक है, राज्यसभा, स्पेशली राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में ही तो ये सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया।
ये प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर लाया गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का विषय घोषित कर दे, राष्ट्र महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 249 है। अगर राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी भी विषय को बेटा बोल दिया कि ये विषय तो राष्ट्र महत्व का विषय है, ठीक है, राज्यसभा ने बोला कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये तो राष्ट्र महत्व का सब्जेक्ट है वह राज्य सूची का। राज्य सूची क्या होती है मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करने लग गया तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। अभी आप इसे फिलहाल याद कर लो कि राज्यसभा ने किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दिया अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ये हो गया राज्यसभा। दूसरा यहां पर समझेंगे, ठीक है, कि क्या है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज, अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसमें, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आपने भी कभी सपना देखा होगा सरकारी नौकरी की तैयारी के क्रम में सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठित नौकरी होती है वो यही होती है, आईएएस आईपीएस वगैरह बच्चे ये होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं। मुन्ना क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई इशू तो नहीं? तो ये हो गया प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत। और प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत में आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू हुआ होगा। ठीक है, ये आपने समझा। अब हम चलते हैं द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत। अब मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात बोलता हूं कि आपके कमेंट बंद हो जाने चाहिए। द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो अभी तक का सबसे कठिन बहुमत है। देखिए, इसको समझने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा के आया हूं। तो अब आपके कमेंट बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देंगे, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत। द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत समझेंगे बच्चे। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत। अच्छा, अब ये है क्या द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत? क्या बोला गया है द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत के बारे में, या किस तरह की शर्तों के साथ द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत पारित होता है? तो वो शर्त है, जो कंडीशंस है, वो बोला है कि भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। नहीं, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो ये है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, वालों का 2/3। यहां तक तो बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला था, बिल्कुल वैसा ही है। कहानी अब बदलेगी। तो भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग्स का 2/3, लेकिन जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, ये और इसमें बोला है। क्या बोला है? जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, आधी से कम ना हो, ऐसा इसके बारे में बोला गया कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। भाई अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब आप बताएंगे राज्यसभा में बच्चे हम कितनी सदस्य संख्या मान के चले थे? कुल वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी? 245 है, 245। इसमें से बच्चे उपस्थित कितने हुए थे? 230 हमने प्रेजेंट माने थे, 230 हमने उपस्थित माने थे, है ना बाबू? 230 ही तो माने थे, 15 को हमने अनुपस्थित माना। कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश घूमने चला गया, कोई थाईलैंड चला गया बच्चे, ठीक है, मौज मस्ती करने के लिए,
कोई किसी और दूसरे देश में चला गया, ठीक है, कोई इतना आलसी है कि जा ही नहीं रहा सदन की कार्यवाही में, ठीक है ना, कोई अपनी बिजनेस डील करने पे लग रहा है। तो ऐसे करके बचे। राज्यसभा में 245, ठीक है, उपस्थित हुए 230, और मतदान करने वाले जो थे, ठीक है, जो वोट करने वाले थे, ठीक है, वो कितने माने थे बच्चे, हमने 220 माने थे कि 220 लोगों ने वोट किया। ठीक है, तो अब इसमें वही होगा, 220 गुणा 2/3, तो ये 146.6 आएगा, वही आएगा सेम। आप कहेंगे पहले और दूसरे वाले में अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ बच्चे कि जब ये संख्या आ जाती है कितनी, 146.6, तो हम पता है क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, कुल सदस्य संख्या के आधी से कम ना हो। तो भैया जी ये बताओ, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? फटाफट से बोलो। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? टोटल जो है वह 245, 245, ठीक है ना। अब उसका आधा, 245 का आप आधा कर दीजिए, 245/2, भाई करना, 245 का आधा कितना हुआ? चलो मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, मैं खुद ही कर लेता हूं। ये हुआ 122.5, ठीक है, कितना हुआ बच्चे? 122.5। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 0.5 तक आए, जब भी 0.5 तक आए तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते, देयर इज नो ऐड, ठीक है। तो 0.5 आया है तो इसका मतलब है ये आई संख्या 122। ये संख्या कितनी आई भाई, बोलो बच्चे, ये संख्या कितनी आई? तो ये संख्या आई आपकी 122 आई मेरे छोटे बहन भाई, है ना, ये 122 आई संख्या, ठीक है, 122 आई ये संख्या, ये क्लियर है। अच्छा, अब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 कितना बैठा है? 146। अब हम बस यहां पर ये देखेंगे कि अगर ये वाला विधेयक, सॉरी, अगर कोई भी विधेयक द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से पारित होना है, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से पारित होना है, तो हमें बस ये देखना है कि जो ये संख्या आई है 146.6, तो 146.6 सबसे पहले तो बच्चे कितनी हो जाएगी? 147 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और ये जो 147 है, क्या ये 147 ग्रेटर देन है 122 से अथवा नहीं? मतलब जो आधा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का, जो आधा है, तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का आधा कितना है? 122। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना है आधा? 122। तो हमें बस ये देखना है कि कुल सदस्य संख्या का जो आधा है 122, तो ये जो 122 है, ये जो संख्या आई है 2/3, उससे ज्यादा है या कम है? तो हम देखेंगे भैया जी, जो 122 है वो कम है। अगर मान के चलिए कि 122 मेरे प्यारे बच्चे कम है, मतलब कुल सदस्य संख्या का जो आधा है उससे कम ना हो, ठीक है, तो ये संख्या जो है वह कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा है, तो इसलिए भैया जी ये विधेयक या ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। मतलब ये जो 147 है, अगर ये 120 होता है ना, और आधा कितना होता? 122, अगर यहां पर 120 वोट मिला होता, यहां पर 122 होता, तब ये पास नहीं होता, क्योंकि ये जो 2/3 आया है, ये 2/3 मुन्ना उसके आधे से अधिक आया है, 2/3 उसके आधे से अधिक आया है। यदि 2/3 आधे से अधिक आया है तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? देखिए यहां पर मैं इसे हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? आप सभी इस बात को समझ पा रहे हो? प्लीज मुझे बताएंगे एक बार। आ गया समझ में? मजा आ गया? थैंक यू। पूजा यादव जी, पूजा कह रही हैं सर क्या ये सही सीक्वेंस है पॉलिटी पढ़ने का? आप अपने जीवन में पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार पॉलिटी पढ़ रही होंगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और मैं पूरी जनरल स्टडी, पूरी जीएस लगभग 8-9 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि मैं इसके बाद जो है, जो नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मैं भारतीय संविधान का भाग 5 स्टार्ट करूंगा ठीक है, शासन व्यवस्था को स्टार्ट करूंगा। शासन व्यवस्था को, ठीक है, तो आगे बच्चे में शासन व्यवस्था को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी यूपीएसआई में शासन व्यवस्था से ज्यादा प्रश्न आएंगे, तो मैं शासन व्यवस्था को स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैंने ये विधेयक और बहुमत पहले पढ़ाए हैं। चलिए बेटा, एक बार ऊपर कमेंट दिखाना, एक बच्चे ने कमेंट किया है कुछ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ।
एक बार में ही समझ में आ जाता है। एक 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 और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओ भैया, इतना डीप कभी नहीं पढ़ा, मजा आ रहा है, थैंक यू। अच्छा, गर्भ बोल रहे हैं, उम्मा। गुरुजी क्या पढ़ाते हो? ये बेटा जो उम्मा है, ये तुम किसी और के लिए बचा के रखो, ठीक है? मतलब सारे उम्मा अगर तुमने मुझ पे खर्च कर दिए, तो फिर जहां पर उम्मा की डिमांड है, उम्मा, जहां पर उसकी डिमांड है, तो वहां तक तो वो नहीं जा पाएंगे ना, तो इसलिए उन्हें अभी बचा के रखो, उम्मा को। आइए, तो ये बात क्लियर हुई, तो ये पास हो जाएगा। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है आपकी, ये आती 119, ठीक है, ये वाली वैल्यू आती कितनी, 119, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का जो 2/3 है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, मेरे प्यारे बच्चे, कितना आता? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 कितना आता? ये आता आपका 119, मान के चलिए 119। तो 119 कम हुआ किससे? 122 से। 122 कौन क्या है? 122 ये है, 122 ये है, ठीक है। तो 119 कम हुआ ना 122 से, 122 ज्यादा हुआ। और मैंने बोला क्या है, मैंने क्या बोला है भैया जी? कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। तो इसका मतलब है कि कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है 119। ये 119 कुल सदस्य संख्या, ये क्या है? 122। 122 है कुल सदस्य संख्या का आधा। 122 क्या है? 122 है बच्चे कुल सदस्य संख्या का आधा। कुल सदस्य संख्या का आधा 122, ठीक है, ध्यान रखना, ये कुल सदस्य संख्या का आधा है। तो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है 119। तो आप मुझे बताएंगे क्या ये पास हो पाएगा? नहीं, ये बेटा फेल हो जाएगा, ये सदन में फेल हो जाएगा। ये वाला पास हो गया, ये वाला फेल हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात आई समझ में? बोलेंगे प्लीज, ठीक है, आई समझ में? अब आप जो सुनना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इसको अब आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने जनरल ऐसे ही पढ़ाया है ना, ऐसे ही समझाया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, जब कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर से ये मत कहना, है ना, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो बच्चे गणित नहीं है। आइए, ये बात आ गई समझ में? और आपकी यूपीएसआई में पॉलिटी अच्छी खासी पूछी जाती है मुन्ना, और इसलिए अंकित सर ने, ठीक है, मुझ पर भरोसा जताया है। और आप विश्वास मानिए कि मैं आपसे ये कह के चल रहा हूँ कि ऐसी पॉलिटी ना आपने पहले कभी पढ़ी होगी तो मुझी से, और आगे आने वाले 4-5 वर्षों तक, 4-5 सालों तक आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो हमारा खाकी 1.2 आया था 2021 में, ठीक है, उन खाकी वाले बच्चे कहते हैं आज भी कि सर हमने, ठीक है, इसके बाद फिर कभी किसी की पॉलिटी नहीं पढ़ी, बस आप ही के नोट्स को रिवाइज किया। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि वो सारी चीज़ें पढ़ा दो जो ज़रूरत की भी नहीं है, ठीक है, बस ये दिखाने की वजह से कि मैं देखो कितना डीप पढ़ाता हूँ, कितना डिटेल पढ़ाता हूँ। ये टीचर नहीं होता। टीचर वो होता है कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, शॉर्ट पढ़ाए, प्रिस्क्राइब तरीके से पढ़ाए, और ठीक है संक्षिप्त में पढ़ाए, वो मास्टर होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको, ठीक है, दुनिया भर की चीजें पढ़ा दूं जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आप कहें वाह गुरुजी को क्या नॉलेज है। भाई ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं है, बात समझ में आ रही है? वही, ठीक है, जो आपके, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जब ये आगे आएंगी, ठीक है, तब आप कहेंगे कि सर आप तो बहुत आगे चल रहे थे, आप पहले से ही सोच के चल रहे थे दिमाग में कि हमें क्या पढ़ना है। ये आगे चलिए, अब हम इसके एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, अब हम इसके अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो बच्चे देखो, अनुप्रयोग का मतलब क्या है? देखो आपको रिमूवल, रिमूवल का मतलब आप समझते हो बच्चे? पद से हटाना। रिमूवल को बोलते हैं कि पद से हटाना, पद से हटाना। और इसके लिए हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, ठीक है, पदच्युति। क्या यूज करते हैं भैया? पदच्युति, ये रिमूवल। चलिए अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ठीक है सब लोग। तो रिमूवल, पद से हटाना, हम किस किस को पद से हटाते हैं? उपराष्ट्रपति को इसी प्रकार की वोटिंग से हम पद से हटाते हैं,
आपको दिखाई दे रहे हैं उपराष्ट्रपति? चलो अब दिखाई देंगे। उपराष्ट्रपति को हम इसी प्रकार की वोटिंग से पद से हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम इसी प्रकार की प्रक्रिया से पद से हटाते हैं। सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है भैया जी, किसको? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपने देखा था जो पहली डेमो क्लास हुई थी उसमें कितनी बुरी राइटिंग आई थी मेरी वो डिजिटल बोर्ड अलग था, ये बेटा अलग अलग डिजिटल बोर्ड होते हैं अलग अलग कंपनी के, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी राइटिंग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसको हम इसी से हटाते हैं, इसी प्रकार की प्रक्रिया से। इसलिए ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सीईसी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हम इसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। अब प्लीज एक बार सब लोग, ठीक है, ऐसे थम्स अप करोगे। नींद में कोई भी पूछ ले गुरुजी बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे। और आप सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार पढ़ रहे होंगे इस बात को, ठीक है, और पहली बार भी, और ये सबसे टफ चीज है, मैं तुम्हारी कसम खा के बताता हूँ बच्चों, ठीक है, पीसीएस के भी जो बच्चे हैं ना वो पानी मांग जाते हैं जब ये पढ़ाया जाता है तो, ठीक है, ये इतने टफ है। और आप सोच के चलिए कि इसको मैंने आपकी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा दिया, तो आप कितने होशियार हैं सच में, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप नॉट इवन होशियार, ठीक है, होशियार होना ये एक अलग बात है, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ज़्यादा सहज हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक हैं, आप कितने सीरियस हैं, आप में जुनून कितना है, आप में जोश कितना है, आप कितने कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को ले रहे हो। हेड्स ऑफ, ठीक है, वास्तव में तुम लोग तारीफ के काबिल हो यार, रियली, क्योंकि ये बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है और मैं डरता नहीं हूँ कभी कठिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने से, ध्यान रखना ना मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ जिस क्रम में पढ़ानी है, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए अच्छी है, मैं उसी क्रम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेशक आप गाली देंगे मुझे, मुझे वो शुरुआत में, ठीक है, ऐसे टॉपिक पढ़ाकर कि आप बड़े खुश हो जाएं, नहीं, मुझे ऐसी तारीफ नहीं करवानी, मुझे वही पढ़ाना है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करे आगे, ठीक है। बताइए अब बोले सर इतना आसान टॉपिक, थैंक यू बेटा, पहली बार पढ़े होंगे, जी हाँ, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो भैया जी हम किस किस को हटाते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया से, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, हम सीएजी को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बच्चे हम इसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ये सबसे आसान है, आसान है सबसे, लेकिन इसके लिए जो वोट चाहिए, ठीक है, वो सबसे कठिन है आसान समझने में, बड़ा सिंपल है, लेकिन जो वोट चाहिए, द नंबर्स ऑफ वोट, वो सबसे ज्यादा चाहिए, तो इसलिए सबसे कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम सदन में देखें तो सदन में सबसे कठिन प्रकार की वोटिंग है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आसान है। तो यह है तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत, थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी, विशिष्ट बहुमत, थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी, ठीक है बच्चे। चलो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, है ना मुन्ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं भी तो मैं लिख दूंगा। तो ये तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत हो गया है। अब इसमें क्या है, देखिए देखो, इसमें बोला जाता है कुल सदस्य संख्या का 2/3, सीधी बात नो बकवास, इसमें यह सीधी बात नो बकवास, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3। चलिए अब कुल सदस्य संख्या, उसी आंकड़े को लेकर चलते हैं हम राज्यसभा वाले आंकड़े को, राज्यसभा वाले आंकड़े को। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी मुन्ना, टोटल कितनी थी? 245, ठीक है, ये टोटल थी 245। इन 245 में से उपस्थित कितने हुए? 230 उपस्थित हुए। 230 जो उपस्थित हुए उनमें से वोट कितने लोगों ने किया, मतदान कितने लोगों ने किया? 220 ने किया। बोलो किया कि नहीं? 220 ने, ठीक है। चलिए अब यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है,
चलिए, तो यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे कि उपस्थित कितने हैं और मतदान कितनों ने किया। ठीक है, बाढ़ में जाए ये सब। यहाँ पर बस केवल व केवल एक चीज हमें देखनी है, और वो क्या देखनी है? टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल का 2/3 है, इसलिए मैंने बोला है तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में क्या बोला है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये क्या है? हाँ, कुल सदस्य का 2/3 मैंने लिखा तो है, सॉरी, कुल का 2/3 है बेटा। तो कुल का 2/3 का मतलब है 245 का 2/3। तो बताओ, सबसे ज्यादा कठिन बच्चे यही हुआ कि नहीं? भाई यहां तो क्या था कि यहां तो जितने लोगों ने मतदान दिया, जितने लोगों ने वोट किया, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव में पूछ रहा था। इससे पहले जो भी थे, इससे पहले जो भी थे, तो इससे पहले वालों में जितने लोगों ने वोट दिया उतने के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा था कि भाई जितने भी लोगों ने वोट दिया है, जो उपस्थित है और जितने ने वोट दिया है साधारण बहुमत में, उनका 50% प्लस 1 चाहिए हमें। तो जो जितने लोगों ने वोट किया है उनका 50% प्लस, तो सरल हुआ ना। प्रभावी बहुमत में हुआ ठीक, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का 50% प्लस 1, वो भी कंपैरेटिवली सरल हुआ क्योंकि वहां पर 50% प्लस 1 था। आप यहां पर अगर देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि भाई टोटल का हमें, ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए, टोटल का 2/3। तो नंबर सबसे ज्यादा यहीं पर चाहिए होंगे, टोटल का 2/3। अब आप 245 का 2/3 करेंगे, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूं। ठीक है, 163.3 कितना आया बच्चे? 163.3। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉइंट, ठीक है, 5 तक है तो नो एडिशन। ठीक है, तो ये कितना आया बच्चे? ये आया आपका 163। 163। अब आप बताओ, क्या कहीं 163 वोट चाहिए थे इससे पहले? देखो यहां पर केवल कितने चाहिए थे? यहां पर केवल 146 थे। इस प्रकार की प्रक्रिया से केवल 146 आ रहे थे, इस प्रकार की प्रक्रिया से। ठीक है, अगर हम चलें स्पेसिफिक मेजोरिटी, ठीक है, तो स्पेसिफिक मेजोरिटी, हाँ, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत में, और ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यहां पर आए हैं बच्चे, 163 वोट आए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग, तो इसका अनुप्रयोग है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 आप समझ गए क्या है? आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, कुछ घटिया किताबें हैं, ठीक है, हालांकि किताबें सब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ठीक है वो किताबों ने आज तक संशोधन नहीं किया। मैं इसलिए उनको खराब बोलता हूं कि वो क्यों नहीं मेहनत करते उन किताबों को लिखने वाले, कि ये जो इम्पीचमेंट महाभियोग है ना बच्चे, ये केवल एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया है, और वो है राष्ट्रपति। बस केवल महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर। हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया से आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हो, वो जैसी प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट। लेकिन केवल इम्पीचमेंट जो है, केवल महाभियोग जो है, वह राष्ट्रपति पर लगता है। केवल महाभियोग किस पर लगता है? राष्ट्रपति पर। ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 61, जब कभी भी हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ इस प्रोसेस को? तो इसलिए राष्ट्रपति कौन है? हेड ऑफ स्टेट है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, ठीक है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, सबसे महत्व का अधिकारी है हमारे पूरे संविधान में। तो इसलिए उस व्यक्ति को हटाने के लिए हमें सबसे ज्यादा वोट चाहिए, क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग पद है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। तो इसलिए भैया जी हम तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर करना भैया, थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, बस 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 बस, थोड़ा सा नीचे जी। हाँ पुष्पेंद्र, एक बार आप दोबारा से देखना, आइए नीचे कर दीजिए। हुआ क्लियर? जी क्लियर हुआ। अब जी बताइए, टाइम बस 2 मिनट और बेटा, है ना, बस 2 मिनट और। ठीक है, आज क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे, कल ही कराएंगे, टाइम हो गया। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पर 2 मिनट और, यहाँ पर आ पाएंगे। अब एक जो बहुमत है आपका, वह कोई बहुमत का प्रकार नहीं है, वह कोई बहुमत का प्रकार नहीं है। बहुमत यही 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई जगह इंटरनेट वगैरह पे आप देखोगे तो इंटरनेट वगैरह पे, ठीक है, 4 प्रकार के लिखे हुए हैं। एक पूर्ण बहुमत की और कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, जो कि बेसिकली होता ही नहीं है। ठीक है, जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं हमारे संविधान में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल
ठीक है, प्रोविजंस हैं, या तो बच्चे वह साधारण बहुमत से लाए जा रहे होंगे, या फिर वह प्रभावी बहुमत से, या फिर वह विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में इन तीन में से किसी एक प्रकार के बहुमत से। ये बात आप समझ लेना। इन तीन में से किसी भी एक प्रकार के बहुमत से। ठीक है, अब इंटरनेट पे लिख दिया है, ठीक है, गूगल फूगल करो बहुमत के प्रकार तो चार आएंगे। चलिए, वो है ही नहीं यार, एप्लीकेबल नहीं है। जो चीजें एप्लीकेबल नहीं है लिखी हुई है, क्या उसको नहीं ना। बहुमत, तो ये बहुमत का कोई प्रकार नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुमत कैसा है बच्चे, ये ध्यान रखना। ये बहुमत है कि जहां पर आपको संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, संसद में तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये ध्यान रखना, संसद में तो आपको चाहिए उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और प्लस इसके साथ आपको चाहिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो ध्यान रखिएगा, आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। तो संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए। ठीक है, और प्लस आपको क्या चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की आपको अप्रूवल चाहिए। अब आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति मिलेगी, वो मिलेगी आपको उन राज्यों के साधारण बहुमत से। मतलब उन राज्यों का जो विधानमंडल है, उन राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से अप्रूवल मिलेगा, उनकी सहमति मिलेगी, उनका अप्रूवल मिलेगा। चलिए, आधे से अधिक राज्य, तो आधे राज्य कितने हुए, आधे राज्य कितने हुए, तो 28/2, 14। 14 से अधिक मतलब टोटल 15 राज्यों का, टोटल 15 स्टेट का अप्रूवल चाहिए। 15 स्टेट का अप्रूवल चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 स्टेट का अप्रूवल चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो 15 राज्य हैं, जो 15 स्टेट हैं, ठीक है बच्चे, वह साधारण बहुमत से उसको पारित करेंगे, उस बिल को। 15 राज्य साधारण बहुमत से पारित करेंगे। अब साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत मैंने आपको बताया है कि भैया जी उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन साधारण बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन है। वालों का 50% प्लस वन है। 50% प्लस साधारण बहुमत, ठीक है। तो 15 राज्यों का विधानमंडल जो है, 15 राज्यों के विधानमंडल के हमें, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 50% प्लस वन से 15 राज्यों के विधानमंडल के द्वारा साधारण बहुमत से ऐसे बिल को, और प्लस, ठीक है, संसद में अगर हम बात करें बच्चे, तो संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से, ठीक है, हमें ऐसे बिल को पारित करना पड़ता है। तो संसद के उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3, मतलब ये क्या हो गया, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ये क्या हो गया बच्चे, ये हुआ प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत। बोलो हुआ कि नहीं बच्चे, ये आज ही पढ़ा है। ये क्या हुआ, ये हुआ प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत हुआ ये। प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत हुआ ये वाला। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत हुआ, और ये वाला साधारण बहुमत हुआ। तो हमको प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से, ठीक है, संसद में तो प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से संसद में, और प्लस, ठीक है, 15 राज्यों से हमें साधारण बहुमत से इस विधेयक को पारित कराना होगा। तो बेटा ऐसे विधेयक कौन कौन से होते हैं, उनके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। भैया आपका नाम अमित है, बहने थोड़ा सा प्लीज पानी पिला दो। चलिए, अनुप्रयोग है। भैया मैं 1 सेकंड बस पानी पी लूं बेटा। अभय, ठीक है ना, इसको हटाओ, अभय को हटाओ, इसको, इसका कोर्स डिसेबल करो।
ठीक है, ये इसके ऊपर आया है, ऊपर 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 ऊपर, ये हाँ। अरे नीचे करो यार, नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ ठीक है, फोटो लो इसका। एक मिनट रुक जाओ। अबे बेटा ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना, कोर्स डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, कोई नहीं, माफ़ कर दिया इसे। जी ठीक है बच्चे। और देखिए, अगर हाँ मान के चलिए, जैसे अगर आपको, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की, ठीक है, कोई मान के चलिए टेलीग्राम पे हमारा डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी जवाब, ठीक है, कैसा भी सवाल आपका आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जवाब दे दूंगा टेलीग्राम पे। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपका जवाब दूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे। मेरा इंस्टा जो था बच्चे वो लाखों में था, डिलीट हो गया, किसी और दूसरे लड़के को एक्सेस दे रखा था, उसने डिलीट कर दिया, पता नहीं, ठीक है, क्या मन में आया, क्योंकि वही डालता रहता था। दोबारा से अकाउंट बनाया और मेरी टेलीग्राम की आईडी पे, ठीक है, उसका फोटो है, तो आप वहाँ से मेरे इंस्टा पे आ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में डाउट ग्रुप में तो आपका वेलकम है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं ना सर हमें आपके इंस्टा से कनेक्ट होना है, तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। और अबे तुम्हें सॉरी बोलनी पड़ेगी, ठीक है, तुम सॉरी बोलो, मैं तुम्हारी सॉरी, जैसी अबे की सॉरी आए मुझे बता देना, ठीक है बच्चे अमित जी, सॉरी बोलो तुम। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते बाबू, क्या आप घर में ऐसी भाषा का प्रयोग कर दोगे अपने मम्मी पापा के सामने, सोचो, ठीक है, नहीं ना। तो इसका एप्लीकेशन बच्चे, इसके एप्लीकेशन नहीं आया समझ में, ये क्या है, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। इसमें क्या बोला है कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है, संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 क्या हुआ, प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत हुआ, जो संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी हुआ, ठीक है। और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो मतलब हमें 15 राज्यों का अप्रूवल चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, हमें 15 राज्यों का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब 15 राज्यों का जो अप्रूवल चाहिए, तो वो जो 15 राज्यों का विधानमंडल है, 15 राज्यों का जो लेजिस्लेचर है, वहां पर इसे साधारण बहुमत से पारित होना होगा, कहां से, साधारण बहुमत से पारित होना होगा। अब इसके एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है, तो एप्लीकेशन में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विषय, इसके एप्लीकेशन में अगर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विषय है, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विषय को हम इसी प्रकार के बहुमत से पारित करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित विषय है, संबंधित विषय, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय बच्चे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आपका जो मान के चलिए 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, तो जो 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय है, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित विषय, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र एवं राज्य के संबंधों से संबंधित विषय, संबंधित विषय, तो ऐसे विषयों को हम किस प्रकार के, ठीक है, ये जो बहुमत है ना, जिसमें संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3, मतलब ये कोई बहुमत का प्रकार नहीं है, ये कोई बहुमत का नया प्रकार नहीं है, ये 2 प्रकार के बहुमत का प्रयोग है। इसमें 2 प्रकार के बहुमत में पहले तो संसद से प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत, ठीक है बच्चे, संसद से जो सेंट्रल का लेजिस्लेचर है, जो संसद है, ठीक है ना, उससे तो हमें प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत, और भैया जी जो राज्य हैं, आधे से अधिक राज्यों से हमें क्या चाहिए, साधारण बहुमत से उसे पारित होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट ग्रुप में आपका एक डाउट ग्रुप बना होगा बच्चे, ठीक है, आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं,
वहाँ पर, ठीक है, डाउट ग्रुप में कोई भी डाउट है, लेकिन डाउट वही होना चाहिए जो जेन्युइन हो आपका। चलिए ओके, ठीक है, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार सभी को, बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखो बच्चे बहुत अच्छे से, और अगर घर पे रहते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, तो उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखो, मम्मी पापा का। वो बड़ी अनमोल चीज़ें हैं बच्चे, जो, ठीक है, आपको दी गई हैं, उसका एहसास आपको होना चाहिए। थैंक यू।